नमस्ते बंधुओं, आप देख रहे हैं अभीश भारत शैलेंद्र सिंह के साथ। और 3 विधेयक लोकसभा से आज पारित हो गए जो भारत के न्याय व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन ले आने वाले साबित होने वाले हैं। ये एक ऐसा काम है मोदी सरकार का जो शायद अगर इनके टॉप मोस्ट 5 बड़े कामों में देखे जाएँ तो ये सबसे बड़ा काम मुझे लगता है। क्योंकि भारतवर्ष में न्याय प्रक्रिया में जिस तरह से अव्यवस्थित हो चुकी है, जिस तरह की हो रखी थी, उसमें बहुत बड़े-बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये आने वाले समय में दुनिया की आधुनिकतम न्याय व्यवस्था होने जा रही है, भारतवर्ष की न्याय व्यवस्था। और इसमें मैं ये भी बताऊँगा कि इसमें क्या नया ऐसा आ गया कि जो लटकाना, झटकाना और ये सब चलता था, ये कैसे खत्म हो जाएगा जुडिशियल सिस्टम से। और जो हमारे मन में तारीख पर तारीख वाला डायलॉग जमा रहता है कि कोर्ट में जाने का मतलब है कि पता नहीं कितने साल तक चलेगा मुकदमा, ये कॉन्सेप्ट भी खत्म होने वाला है। और बहुत सारे भ्रम और भ्रांतियां हमारे देश में हमारे लोगों की टूटने वाली हैं, खास करके जुडिशियल सिस्टम पे इस कानून के बदलाव से। तो हम शुरू करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें और इसको शेयर भी करें। तो हुआ वही कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट तीनों को रिपील कर दिया मोदी सरकार ने। उसकी जगह पे जो 3 नए कानून ले आए, आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह इन्होंने भारतीय न्याय संहिता 2023 और उसी तरह से सीआरपीसी जो सिविल प्रोसीजर कोड था 1873 का, उसके स्थान पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कर दिया उसका नाम। और इंडियन एविडेंस वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया। ये सिर्फ नाम नहीं बदले गए हैं। देखिए, पहले दंड संहिता था, उसको न्याय संहिता कर दिया गया। पहले दंड देने का प्रोविजन किया था अंग्रेजों ने अपने आधार पे, उनके हिसाब से जो चीजें दंडनीय थी उसको दंड देने के लिए ये कानून व्यवस्था हमारे देश में चल रहा था 150 सालों से। 150 साल से दंड दिया जाता था। एक बार आपका एक्विजिशन हो गया, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, आप प्रूव करते रह जाओ कि आप सही हो। ज्यादातर ऐसे ही सेक्शंस थे हमारे यहाँ। इसमें जो बेकार सेक्शंस थे, आप देखिए आईपीसी में 511 सेक्शन हमारे थे, अब इसको कम करके 358 कर दिया गया। जबकि 21 नए सेक्शन जोड़े गए हैं इसमें। अभी जो इनका कहना है विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस सिस्टम ले आना है। विक्टिम कौन है? विक्टिमाइज जो विक्टिम हुआ है उसको बार बार विक्टिमाइज होने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती थी कोर्ट में। जो विक्टिम है उसी को बार बार परेशान होना पड़ता था, धक्के खाने पड़ते थे। लेकिन अब जो सिस्टम आ रहा है, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट को समाप्त करके उसकी जगह पे जो इन्होंने भारतीय साक्ष्य एक्ट अधिनियम ले आए हैं 2023, उसमें क्या किया इन्होंने कि जितने भी डिजिटल रिकॉर्ड्स या जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट्स होते थे, मतलब बयान जो होते थे या जो इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट्स होती थी, इसके लिए अलग से सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता था 65 का, वो सब करने की जरूरत नहीं। ये साक्ष्य अधिनियम में अब मान्य हो गया पहली बार 150 साल बाद। और फॉरेंसिक साइंस, जहां भी 7 साल से ज्यादा की सजा है जिस भी अपराध में, वहां पे साइंटिफिक तरीके से उसका फॉरेंसिक टेस्ट किया जाएगा। उसके लिए मूलभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डेवलप करने का पूरा प्रोविजन है कि हर डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से साइंटिफिक लैब बनाई जाएंगी। जो भी स्टेटमेंट होगा, जैसे विक्टिम का कोई स्टेटमेंट होता है 376 में, तो वो वीडियोग्राफी के थ्रू होगा। यही नहीं, अगर विक्टिम का स्टेटमेंट हो रहा है उसके घर पे होगा, पहली बात तो 160 का स्टेटमेंट। और जो उसका मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट होगा, वहां कर दिया गया है कि रेप पीड़िता का स्टेटमेंट या जो भी यौन शोषण से गुजरी हुई है विक्टिम, उसका स्टेटमेंट महिला मजिस्ट्रेट ही करेगी। अभी तो कोई भी कर सकता था अभी। और एफआईआर दर्ज होने के बाद अगर जैसे कई मान लीजिए गैंग रेप है या बड़े कोई अपराध है, उसमें विक्टिम को
90 दिन के अंदर पुलिस को रिपोर्ट देनी पड़ेगी, विक्टिम को भी, विक्टिम को पर्सनल रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट कि कितना हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, वो रिपोर्ट विक्टिम को भी देनी पड़ेगी। अभी जो 18 साल से कम की विक्टिम होती थी, रेप विक्टिम्स, उनके लिए अलग-अलग टाइप के पॉक्सो में प्रोविजंस थे और बहुत तरह से 12 साल से कम है या 16 साल से कम है, 18 साल से कम है। अब खत्म करके जो भी 18 साल से कम के बच्चों के साथ, माइनर के साथ यौन शोषण करता है, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही नहीं, उसमें कैपिटल पनिशमेंट, उसमें मृत्युदंड का प्रोविजन किया गया है। और इसमें जो डिलेइंग टैक्टिस का स्कोप बनता था, वो खत्म करके इसमें क्लियर कट प्रोविजन कर दिया गया है कि 14 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा सारे मुकदमों का। और जो छोटे मुकदमे हैं, जो 3 साल से कम वाले मुकदमे हैं, उसका 2 दिन के अंदर में कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। और जो 7 साल तक के मुकदमे हैं, 7 दिन के भीतर, और जो 7 साल से आजीवन कारावास या 7 साल से बड़े मुकदमे हैं, उसमें 15 दिन के अंदर कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। उसकी चार्जशीट की फाइल करने की भी डेट दे दी गई है। चार्जशीट आपको जो हिनियस क्राइम है उसमें 90 दिन ही रखा गया है, लेकिन आप 90 दिन से 120 दिन से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हो। आप, होता क्या था, जहां पे 4-5 अभियुक्त हैं, वो एफआईआर के बाद, जैसे एफआईआर हुई तो वो एफआईआर क्वेशिंग के लिए एक-एक करके जाना शुरू कर देते हैं। हाई कोर्ट में वो क्वेशिंग पिटीशन पेंडिंग रहती है, धीरे-धीरे यहाँ पे सालों बीतता रहता है। अब वो सब रोक दिया गया है कि आपके ऊपर अगर एफआईआर हो रही है तो विदिन 7 डेज आपको क्वेशिंग पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, नहीं तो वो टाइम बार्ड हो जाएगा। इसी तरह से जजों के लिए भी कर दिया गया कि आप अगर जजमेंट रिजर्व कर देते हो तो 45 दिन के अंदर आपको जजमेंट देना ही होगा। और 7 दिन के अंदर सेंटेंस, जो प्रोनाउंसमेंट ऑफ सेंटेंस होता है, वो भी 7 दिन के अंदर देना होगा। ये भी बहुत लंबा खिंचता रहता है। और उसमें भी कई बार कुछ लोग भाग जाते हैं, अपराधी पता लगा कन्विक्ट हुए, भाग गए, तो उनके चक्कर में सालों लटका रहता है मामला। वो चीजें नहीं होंगी। अगर भाग रहा है कोई भगोड़ा अपराधी है, तो 90 दिन के अंदर उसका अलग से ट्रायल शुरू होगा। प्रोक्लेम्ड अवेंडर, जो भगोड़ा अपराधी होते हैं, जो यहाँ अपराध करके विदेशों में जाके मौज ले रहे हैं, इनकी भी दिन खत्म हो गए। पहले मात्र 19 तरह के अपराधों में ही भगोड़ा घोषित किया जा सकता था। अब 120 तरह के अपराधों में पीओ, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, भगोड़ा अपराधी घोषित किया जाएगा। और 90 दिन के अंदर वो अगर नहीं भी पकड़ा जाता है, भगोड़ा अपराधी घोषित हो गया, तो 90 दिन के अंदर उसका ट्रायल होगा, उसको फांसी और आजीवन कारावास, जिस तरह की सजा है वो सजा दी जाएगी। ये अद्भुत चेंज है जो न्याय प्रक्रिया संहिता में पहली बार आई हैं, दंड प्रक्रिया संहिता में कहीं नहीं थी। अच्छा, सजा होने के बाद भी माफी की अर्जियां पड़ती रहती हैं, उसके लिए भी नियम बना दिया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन जजमेंट हो गया प्रोनाउंस कि आप कन्विक्ट हो, अपहेल्ड कर दिया पुरानी जो आपकी कन्विक्शन है, तो आपको 30 दिन के अंदर ही अप्लाई करना है। और लेकिन उसमें भी एक बाउंडेशन है कि अगर आपको मृत्यु दंड हुआ है तो वो आजीवन कारावास से कम नहीं हो सकता। अगर आजीवन कारावास है तो वो 7 साल से कम नहीं हो सकता। अगर 7 साल की सजा है तो वो 3 साल से कम नहीं हो सकती। तो इस तरह से क्लियर कट चीजें सामने लिखी रहें, तो उसके आधार पे न्याय को परिभाषित करने के लिए जितनी बहुत सारी इधर-उधर दोनों तरह के जजमेंट मिल जाते हैं और बहुत तरह से केस को लिंग-अरान करते रहते हैं लोग, तो वो चीजें अब नहीं चल पाएंगी ये नए संशोधन के बाद। विक्टिम का ऑनलाइन बयान लिया जा सकता है और वो आपको 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने भी देना पड़ेगा। और जो रिकवरी होती है, जैसे रिकवरी करने के लिए जो जाते हैं, और जो रिकवरी होती है, जो तलाशी के दौरान रिकवरी होती है, घरों से जाके रिकवर करते हैं, उसमें बहुत तरह का डिस्प्यूट होता है। उसके लिए एक
कंपल्सरी कर दिया गया है कि वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए उस जगह की, ये कंपल्सरी है। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो वो नहीं माना जाएगा। तो क्राइम सीन को से लेकर क्राइम सीन का भी वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन का पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, क्राइम सीन, इन्वेस्टिगेशन और तलाशी जो रिकवरी होती है, इन सब का बकायदे वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, डायरेक्ट प्रूफ होना चाहिए। बहुत मशक्कत करने की जरूरत नहीं, लोअर कोर्ट से बरी होकर लोग हाई कोर्ट में कन्विक्ट हो जाते हैं, या लोअर कोर्ट में कन्विक्ट होते हैं, हाई कोर्ट से बरी हो जाते हैं। इस तरह का स्कोप कम हो जाए। अपीलों में 10-10 साल तक लोग पड़े रहते हैं, क्योंकि एविडेंस का अभाव कई बार रहता है, कई बार समझ में नहीं आता कि ये क्लियर कट कन्विक्शन का है केस या कंफ्यूजन ही क्रिएट करना है। और अच्छा, इसमें जो है बहुत सारे ऐसे लोग भी फंस जाते हैं जो उस अपराध में नहीं इन्वॉल्व है, उसके बाद भी उनका नाम आ जाता है और उनको मुकदमे झेलने पड़ते हैं सालों साल। तो वो सब चीजें कम होंगी। अगर आप मान लीजिए कि 7 साल के किसी केस में अंदर चले गए और 2 साल 2.5 साल तक आपका ट्रायल ही नहीं कंप्लीट हुआ, तो आपको एज ए राइट आपको बेल मिलेगी। 10 साल की सजा में आप 10 साल वाले केस में आप अंदर हैं और आपने 3 साल काट लिया, 1/3 आपने काट लिया अगर, तो आपको एज ए राइट जमानत मिल जाएगी। मतलब जो छोटे हीनियस क्राइम नहीं है, जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास वाले नहीं है, उनको 2 में ये है कि 50% जो कन्विक्शन का समय है, मान लीजिए 12 साल है, 14 साल है, तो उसका 50% आप काटेंगे, 7 साल हो गया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुलजिम हैं जो 8-8 साल से जेलों में हैं, 9-9 साल से जेलों में हैं। आतंकवाद जैसे कृत्य को किसी भी दंड संहिता में कहीं डिफाइन नहीं किया गया था। आतंकवाद को पहली बार न्याय संहिता में स्थान मिला और इसको प्रॉपर परिभाषित किया गया, डिफाइन किया गया कि आतंकवाद है क्या। और देशद्रोह को अभी तक राजद्रोह होता था। जो आईपीसी की 124 है वो राजद्रोह के लिए है कि राजा के विरुद्ध या प्रशासन के खिलाफ आपने अगर कुछ बोल दिया तो राजद्रोह जो 224C है, अब उसको खत्म कर दिया गया कि राजद्रोह को समाप्त करके देशद्रोह शब्द डाला गया। राजद्रोह पूरी तरह से खत्म कर दिया। देशद्रोह, देश के खिलाफ अगर आप कुछ द्रोह करते हो, कोई सशस्त्र विद्रोह करते हो या कोई ऐसा कंडक्ट करते हो जो देश का नुकसान, देश के विरुद्ध हो, उसमें आपको फिर कन्विक्शन मिलेगी। राजद्रोह, किसी पॉलिटिकल पार्टी या कोई सत्ता में है उसका विरोध आप कर रहे हैं तो उसके लिए कोई दंड का प्रोविजन नहीं है। मॉब लिंचिंग बहुत चिल्ला रहे थे विपक्ष वाले, जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, इनको पता होना चाहिए इसमें मॉब लिंचिंग को मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। मॉब लिंचिंग डिफाइन किया गया, बाकायदे डिफाइंड है कि मॉब लिंचिंग है क्या। इस वाले केस में यूएपीए का आड़ लेके ये लोग कहते रहते हैं कि यूएपीए तो है ही है। यूएपीए का उपयोग राज्य सरकारें अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए करती थी। बहुत जगह पे तुष्टीकरण के नाम पे यूएपीए यूज ही नहीं किया जाता था बड़े बड़े अपराधों में। इसी तरह से संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है। पहली बार संगठित अपराध को परिभाषित करके साइबर क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो आर्थिक अपराध होते हैं, इनको संगठित अपराध की श्रेणी में रखा गया और इसके आजीवन कारावास तक की सजा का प्रोविजन किया गया। इसी तरह से हिट एंड रन केस जो होता है हमारे यहाँ, कि कोई अपराधी ने हिट कर दिया और डेथ हो गई आदमी की, बाद में वो पकड़ा जाता है तो पता लगता है कि ये तो जी बेलेबल सेक्शन है, इसमें तो बेल हो जाती थी आराम से। और लेकिन अब हिट एंड रन केस में 2 तरह से विभाजित कर दिया गया। हिट एंड रन केस में अगर आप एक्सीडेंट करके उस पेशेंट को जो इंजर्ड है उसको हॉस्पिटल तक ले जाते हो तो आप आओगे बेलेबल वाले ऑफेंस में। अगर आपने हिट करके भाग गए और बाद में पकड़े गए तो 10 साल की सजा का प्रोविजन है। अब ईएफआईआर के माध्यम से आप कोई भी एफआईआर दर्ज कर सकता है। कोई भी विक्टिम अपनी एफआईआर ईएफआईआर के हिसाब से दर्ज कर ले, उस पर भी 2 दिन के अंदर कार्रवाई करनी होगी। 2 दिन के अंदर उसके घर पे जाके विक्टिम का स्टेटमेंट लेना पड़ेगा पुलिस को। उसके लिए पुलिस को जवाबदेह बनाया गया है। 0 एफआईआर आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में विक्टिम कर सकती है, क्योंकि जहां पे दुर्घटना होती है वहां पे कुछ प्रभावशाली लोग हैं जो एफआईआर नहीं करने देते हैं। वो कहीं से भी करके
और 24 घंटे के अंदर में जो कंसर्न थाना है वहां पे वो एफआईआर पहुंच जाएगी और वहां पे उस पे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और इस तरह का अद्भुत ये बिल पास हुआ है लोकसभा से, आने वाले 100 सालों में जो भी तकनीकी विकास होगा इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, या आने वाले समय में जो फॉरेंसिक और डिजिटलीकरण हो रहा है और आने वाले समय में क्या कैसा कैसा हो सकता है डेवलपमेंट, उसको ध्यान में रख के सारे संशोधन किए गए हैं। इसको बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की जरूरत है और इसमें बहुत कुछ पढ़ने और समझने की जरूरत है। तो ये बहुत अच्छा कदम है मोदी सरकार का। आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि हमारा न्याय व्यवस्था, हमारी जुडिशियल सिस्टम में एक आमूल-चूल परिवर्तन आने वाला है, जो आने वाले हमारे देश को बहुत आगे ले जाने वाला है। आज की वीडियो बस इतनी ही। जय हिंद, वंदे मातरम बंधुओं, नमस्कार।